हेलो दोस्तों, 18 जून 2023 को सुबह 9:30 बजे टाइटन नामी अब्दोज में 5 लोग बैठकर समंदर में गोता लगा रहे थे। वो टाइटैनिक का मलबा देखने जा रहे थे। वही तारीखी जहाज टाइटैनिक जो 100 साल पहले समंदर में डूब गया था। ये एडवेंचरस टूरिज्म की एक इंतहाई शक्ल है। ये बहुत महंगा है। अब्दोज में बैठे हर शख्स ने इस दौरे के चंद घंटों के लिए 20 मिलियन से ज्यादा खर्च किए थे। ये सफर बहुत महंगा है क्योंकि टाइटैनिक का मलबा समंदर में गहराई में छुपा हुआ है, खासतौर पर पानी की सतह से 3810 मीटर नीचे। इस अब्दोज ने पानी के नीचे सफर शुरू किया। उसे 3810 मीटर की गहराई तक पहुंचने में तकरीबन 2 घंटे लगते हैं। ये अब्दोज हर 15 मिनट के वक्फे पर समंदर की सतह पर मौजूद इमदादी जहाज सपोर्ट शिप को सिग्नल भेजती है, जैसे कुतुबी शहजादा का नाम दिया गया है क्योंकि इस दिन दुनिया के साथ राबिते का ये वाहिद जरिया था। 18 जून को ये हुआ। 1 घंटा और 15 मिनट के अब्दोज ने समंदर में गोता लगाया कि अचानक इसका समंदर पर मौजूद इमदादी जहाज से राबिता खत्म हो जाता है। शाम 4:30 बजे जब अब्दोज को अपने दौरे के बाद वापस आना चाहिए था, इसका कोई निशान नहीं है। शाम 7 बजे कुतुबी शहजादे की टीम ने अमेरिकी कोस्ट गार्ड को इतला देने का फैसला किया और यहाँ से 4 दिन तवील कसीर कौमी तलाश शुरू हुई। इस अब्दोज को तलाश करने के लिए बड़े पैमाने पर सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाता है। हवाई जहाज, बहरी जहाज और रोबोट गाड़ियां भी इस्तेमाल हुए। हर एक के जहन में एक ही सवाल पैदा होता है कि उन मुसाफिरों को क्या हुआ। Nations Bureau, carbon fiber, the material with which the submersible's main hull was built, doesn't have the necessary specs to withstand thousands of pounds of pressure per square inch, as thick as it may be. Even though they made it 5 inches thick, although very strong, it's still a composite material and doesn't have the same lifespan as titanium and hardened steel, which was used on Cameron's Deep Challenger. इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपकी तारीफ करना चाहूँगा। इस तरह की मालूमाती और तालीमी वीडियोस को देखने में अपना वक्त सर्व करें, क्योंकि सोशल मीडिया पर वक्त ज़ाया करने के लाखों तरीके हैं, लेकिन ऐसे वीडियोस देखकर आपको दुनिया के बारे में बेहतर समझ मिलती है और आपकी नॉलेज बढ़ती है। ये आपके वक्त की सही सरमायाकारी है। तो आइए दुनिया की दास्तान चैनल ज्वाइन करें। आइए अब टाइटन अब्दोज की पूरी कहानी को समझते हैं। यह अब्दोज जिस जगह गायब हुई वो कनाडा के करीब बहरुल ओकियानूस में है। नक्शा में देखें, कनाडा के जज़ीरे न्यूफाउंडलैंड से 600 किलोमीटर दूर इस जगह पर पानी की गहराइयों में आपको टाइटैनिक का मलबा 2 हिस्सों में जुटा हुआ मिलेगा। बॉ और स्टेरन दोनों एक दूसरे से तकरीबन 800 मीटर के फासले पर पड़े हैं। टाइटन अब्दोज जो यहाँ गायब हो गई थी, ये सारा ऑपरेशन ओशन गेट नामी कंपनी चला रही थी, जिनके CIO स्टॉकटन रश थे। उनका नाम याद रखें क्योंकि वो कहानी में अहम किरदार अदा करते हैं। पेशे के एतबार से वो एरोस्पेस इंजीनियर रहे और 2009 में उन्होंने ओशन गेट कंपनी की बुनियाद रखी, एक निजी कंपनी जिसका मकसद अमीर लोगों को गहरे समंदर में सियाहत के तौर पर ले जाना था। Walk us through sort of the mechanics, how they're going to work. It's an expedition to survey the wreck. Travelers who come out will participate in the dives, operate sonar, communication systems, photographs, work on data. So it's a very active. टाइटन इस कंपनी का वाहिद अब्दोज नहीं था। इसके अलावा ओशियन गेट के पास 2 और अब्दोज़े एंटीपोड्स और साइक्लोप्स थे। एंटीपोड्स 304 मीटर की गहराई तक जा सकता और साइक्लोप्स 500 मीटर तक। लेकिन टाइटैनिक को 4000 मीटर यानी 4 किलोमीटर पानी के अंदर जाने के लिए डिजाइन किया गया था। यही वजह है कि टाइटैनिक पर जाने वाला ये वाहिद अब्दोज था। 3800 मीटर की खौफनाक गहराई को देखने के लिए वाशिंगटन पोस्ट के बनाए गए चार्ट को देखें। पैमाइश या फीट में होती है। आमतौर पर इंसान की ऊंचाई 6 फीट होती है। टाइटैनिक से टकराने वाला आइसबर्ग पानी की सतह से 100 फीट बुलंद था, कई बार पानी के अंदर। 130 फीट वो ज्यादा से ज्यादा गहराई है जहाँ तफरीही स्कूब डाइवर्स स्कूब डाइविंग के दौरान जा सकते हैं।
650 फीट के बाद एक गुदहोली यानी ट्विलाइट जोन का इलाका शुरू होता है, जहां से सिर्फ एक छोटी सी ऊंचाई पानी की गहराई में दाखिल हो सकती है। 1600 फीट पानी के अंदर अब तक किए गए सबसे गहरे रेस्क्यू ऑपरेशन की गहराई थी। 2006 फीट वो गहराई है जहां जायंट स्क्यूड तैरते हैं। जायंट स्क्यूड इतनी खौफनाक होते हैं कि ऐसा लगता है कि वो किसी एलियन प्लैनेट से आए हैं। तस्वीर को देखें। अगर आप मजीद नीचे जाएं तो आधी रात का जोन 3800 फीट के बाद शुरू होता है। सूरज की रोशनी इस निशान से नीचे नहीं पहुंचती। इसके बाद हर चीज खाली हो जाती है। यहाँ पानी का दर्जा हरारत तकरीबन 4 सेंटीग्रेड है। अब अगर आप यहाँ से मजीद नीचे जाएं तो 5000 फीट, 6000 फीट, 8000 फीट और 10000 फीट और फिर आप आखिरकार 12500 फीट तक पहुंच जाते हैं। यह समंदर का फ्लोर है जहां टाइटैनिक का मलबा पड़ा है। इस गहराई में दबाव सतह के दबाव से तकरीबन 400 गुना ज्यादा है। लिहाजा जो भी अबदोज इस गहराई तक जाए, इसके डिजाइन को पूरी तरह सोच समझकर बनाया जाना चाहिए। बाहर देखने के लिए शीशा खिड़की का साइज इतना बड़ा हो सकता है और टाइटन सबमर्सिबल में मौजूद विंडो जैसा व्यू पोर्ट कहा जाता है। आज तक किसी भी निजी अबदोज में नस्ब होने वाला सबसे बड़ा व्यू पोर्ट था। टाइटन अबदोज इतना बड़ा नहीं था। इसमें सिर्फ 5 लोगों की बैठने की गुंजाइश थी। इसका मेन बॉडी, जैसे हल कहा जाता है, कार्बन फाइबर से बना था। सिरे पर 2 केप जुड़े हुए थे जो टाइटेनियम से बने थे और इसकी कुल लंबाई तकरीबन 6.7 मीटर थी और इसका वजन 10,400 किलोग्राम से ज्यादा था। इसके डिजाइन में जैसा कि आप देख सकते हैं कि बाहर 4 इलेक्ट्रिक थ्रस्टर थे, 2 उफकी और 2 आमुदी, जिनके जरिए उसे चलाया जा सकता था। अब यहाँ एक दिलचस्प हकीकत नोट की जाए। इस जेली को वीडियो गेम कंट्रोलर के जरिए कंट्रोल किया गया था। ये इतना अजीब नहीं है जितना ये लगता है, क्योंकि अमेरिकी बैरिया भी अपने अबदोज को कंट्रोल करती है और बाहर देखने के लिए व्यू पोर्ट्स को भी कंट्रोल करती है। वो इन्हें एक्सबॉक्स कंट्रोलर से कंट्रोल करती है। लेकिन हाँ, फ्री अबदोज टाइटन को एक वीडियो गेम कंट्रोलर से कंट्रोल किया जा रहा था। इसका मतलब है कि जो पायलट पानी में सबमर्सिबल को चला रहा था, वो भी इस वीडियो गेम कंट्रोलर का इस्तेमाल कर रहा था। अंदर का जायजा लें तो इसके अंदर बैठने के लिए सीटें नहीं थे, लेकिन एक छोटा टॉयलेट प्रदान किया गया था जो व्यू पोर्ट के साथ था। लेकिन बैतुल खला में कोई रुकावट नहीं थी। लिहाजा उन्होंने लफ्जी तौर पर कहा कि अगर किसी को बैतुल खला इस्तेमाल करना पड़े तो दूसरों को दूसरे रास्ते का सामना करना पड़ेगा। टॉयलेट के इस्तेमाल के दौरान टीवी स्क्रीन को देखते रहना। This is the only toilet available on a deep diving submersible. Best seat in the house. You can look out the viewport. We put a चूंकि ये अबदोज़ें पानी में इतने गहराई में जाती हैं, इसलिए यह GPS काम नहीं करता है। उनकी इमदादी जहाज से राबिता टेक्स्ट मैसेजिंग सिस्टम के जरिए होता था। यह अभी तक वाज़ेह नहीं है कि जहाज पर कौन सा इंटरनेट कनेक्शन मौजूद था। कुछ पीछे से इस ट्वीट में ओशियन गेट ने कहा था कि वो बातचीत के लिए स्टारलिंक की सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर हम 18 जून की उस कहानी पर वापस आते हैं तो उस दिन उस अबदोज में 5 अफराद सवार थे। सबसे पहले 58 साला बरतानवी अरबपति अमेश अर्डिंग थे। वो एक मुहिम जोई और 3 बार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर था। 2016 में वो खलाबाज बज़ एड्रिन के साथ कुतुब जनूबी पर गया। एक वक्त में उसने समंदर के सबसे गहरे इसे मरीना ट्रेंच में 4 घंटे का गोता लगाया और पिछले साल वो ब्लू ओरिजिन्स सब ऑर्बिटल फ्लाइट का हिस्सा था जो जीफ बेसोस की खलाई रिसर्च कंपनी ने शुरू की थी। दूसरा मुसाफिर फाल एनरी नारजुल्ट था, जिसकी उम्र 77 साल थी। फ्रांसीसी बैरिया के साबिक कमांडर, वो 37 बार टाइटैनिक के मलबे का दौरा कर चुके हैं। वो RMS टाइटैनिक के ज़ेर आब तहकीक के डायरेक्टर थे। तीसरे और चौथे मुसाफिर
پاکستان برطانوی بزنس مین شہزادہ داؤد اور ان کا 19 سالہ بیٹا سلیمان تھے۔ وہ پاکستان میں اپنی سب سے بڑی کمپنیوں میں سے ایک کے مالک تھے۔ سلیمان کے خالہ نے کہا تھا کہ سلیمان اصل میں جانے سے ڈرتا تھا، لیکن وہ اپنے والد کے ساتھ اس کو خوش کرنے اور سفر میں اس کا ساتھ دینے کے لیے گیا تھا۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، اس دن عبدوس ہر 15 منٹ کے وقفے سے امدادی جہاز کے ساتھ بات چیت کر رہا تھا۔ یہ رابطہ صبح 11:15 کو بند ہوا۔ اس کے بعد کوئی مواصلات اور کوئی سگنل موصول نہیں ہوا۔ اس کے باوجود یہ توقع کی جا رہی تھی کہ ٹائٹن طے شدہ وقت کے مطابق شام 4:30 بجے دوبارہ سر اٹھائے گا، کیونکہ اگر اتفاق سے یہ عبدوس پانی میں پہنچ جائے تو مسافروں کے لیے ایک راستہ تھا کہ اسے اندر سے جھکائے اور اسے آگے پیچھے دھکیل کر واپس اوپر لے آئے۔ یہ گٹھیوں کو اٹھا کر کیا جاتا ہے۔ بیلسٹ استحکام فراہم کرنے کے لیے بڑے بحری جہازوں اور عبدوسوں کا ایک اہم حصہ ہے۔ وہ بھاری وزن سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ ان کی مدد سے عبدوسیں پانی میں اتر سکتی ہیں۔ پرانے زمانے میں پتھر اور ریت کے تیلیوں کو گٹھی کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا، لیکن آج عبدوسیں پانی کی گٹھیوں کا استعمال کرتی ہیں۔ بیلسٹ ٹینک پانی سے بھرے ہوتے ہیں، جس سے وزن بڑھ جاتا ہے اور عبدوسیں پانی میں ڈوب جاتی ہیں۔ شام 4:30 بجے ٹائٹن دوبارہ نہیں آیا۔ امدادی جہاز میں موجود لوگوں نے کچھ دیر انتظار کیا اور پھر 7:10 امریکی کوسٹ گارڈ کو اطلاع دی۔ اس کے بعد وقت کے خلاف عظیم ریس شروع ہوئی۔ ٹائٹن میں 96 گھنٹے صرف 4 دن آکسیجن کی سپلائی دستیاب تھی، اس لیے اگر کوئی ریسکیو آپریشنز کرنا ہوتا تو مسافروں کو زندہ تلاش کرنے کے لیے صرف 4 دن ہوتے۔ اکثر بحری جہازوں پر ایمرجنسی لوکیٹرز نصب کیا جاتا ہے، جسے ریڈیو بیکنز کی نشاندہی کرنے والی ایمرجنسی پوزیشن کہا جاتا ہے، EFIRB۔ اس کی مدد سے ان جہازوں کا پتہ لگایا جا سکتا ہے، لیکن یہ ٹائٹن میں نصب نہیں تھا۔ یا ایک اور مسئلہ یہ تھا کہ اگر ٹائٹن سمندر کی سطح پر واپس آ جاتا تو اس کے اندر بیٹھے لوگ مر چکے ہوتے آکسیجن کی کمی کی وجہ سے، کیونکہ اندر سے اس عبدوس کو کھولنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ آپ نے ٹھیک سنا، اس عبدوس کے دروازے کو صرف باہر سے بند کیا جا سکتا تھا اور باہر سے کھولا جا سکتا تھا، چاہیے وہ عبدوس پانی کے اندر ہو یا سطح پر۔ وہ 4 دن بہت نازک تھے۔